गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो 12th क्लास के अंदर हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की योग्यता है या संघीय कार्यपालिका है, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमने जिन की हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत जो औपचारिक या नाममात्र का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति को माना गया है, जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है भारतीय संविधान के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और हम राष्ट्रपति के संदर्भ में जो चर्चा कर रहे थे वो थी कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, वैधानिक प्रधान होता है। हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 53 में संपूर्ण देश की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उसका संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। संपूर्ण देश में जो भी शासन व्यवस्था जिसके नाम से की जाएगी वो राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद में 54 और 55 में हमने उसके निर्वाचन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसके अंदर पद्धति को अपनाया जाता है। पद्धति एकल संक्रमणीय जो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसके जो निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचक सदस्य भाग लेते हैं वो है लोकसभा के, राज्यसभा के, इट मीन से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन सदस्यों से मिलकर के एक निर्वाचक मंडल होता है और उस निर्वाचक मंडल के माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं में मुख्यतः भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। लोकसभा की जो योग्यता है वो लोकसभा की योग्यताओं को पूरी करने वाला होना चाहिए। ये सारी बातें हमने, और वो दिवालिया, पागल, कोर्डी नहीं होना चाहिए। उसके वेतन की बात की, उसके विशेषाधिकारों की बात की, हमने ये सारी चर्चा हमने कल कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे कि संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है। तो हम देखो, राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? जैसे दो भागों में, एक तो इसकी जो शक्तियां हैं सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्य कालीन शक्तियाँ, और जो दूसरी है वो है आपातकालीन शक्तियाँ। हम आज राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर ये बहुत बार जैसे राष्ट्रपति से संबंधित हमारे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल, चाहे उसकी योग्यताओं के बारे में पूछो, चाहे उसके निर्वाचक मंडल के बारे में पूछे, या निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पूछे, बात एक ही है। और या राष्ट्रपति की
शक्तियों और कार्यों का विवेचन करो। ये हमारे सामने जो बड़ा क्वेश्चन भी आता है, इसमें से छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जिस प्रकार से इसकी शक्तियों को हमने दो भागों में बांट लिया है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और जो आपातकालीन शक्तियाँ। जो सामान्यकालीन है, जो सबसे पहले हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यकालीन शक्तियाँ वो होती हैं जो देश की, जैसे वर्तमान में जैसे किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति नहीं है, देश के ऊपर कोई संकट नहीं है, ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको हम कहते हैं सामान्यकालीन शक्तियां। तो सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे किस प्रकार से, सबसे पहले हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पहली शक्ति हमारे सामने जो प्रथम शक्ति निकल कर के आती है वो होती है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे, इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं। जैसे तो पहली है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी जो शक्ति है वो आएगी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर। दूसरी शक्ति की जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है उसकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। और जो तीसरी शक्ति की हम बात करेंगे वो है विधायी शक्ति है। और जो चौथी शक्ति की बात करेंगे हम उसकी, वो है न्यायिक शक्ति। हम सर्वप्रथम कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में किस प्रकार से मौजूद हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का हमने ये चर्चा कर चुके हैं कि संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वप्रथम संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका शक्तियों का? संवैधानिक। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। सारे देश के अंदर जितने भी कार्य हैं संपूर्ण देश के अंदर किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और साथ ही में देखो, कार्यपालिका शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति तथा संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राष्ट्रपति क्या करता है, तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा संपूर्ण देश तथा जो संपूर्ण देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और साथ ही साथ में किन किन की नियुक्ति करता है ये? जैसे राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? किन किन की करता है ये? प्रधानमंत्री की करता है, मंत्रिपरिषद की करता है या मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की करता है, साथ ही साथ में महान्यायवादी की करता है, विदेशों में जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है,
राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश हैं, या फिर जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ में संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, चाहे उसके सदस्य हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ ही में निर्वाचन आयोग है, जो वित्त आयोग है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं और इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के अन्य सदस्य, इनकी भी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत, महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत, विदेशों में राजदूत और राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। और साथ ही साथ में राष्ट्रपति भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका प्रधान सेनापति भी होता है। और क्या होता है? और राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान सेनापति होता है। प्रधान सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी राष्ट्रपति को माना गया है। और हमारे संविधान के अंतर्गत देखो एक प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि अनुच्छेद 78 के अंदर इस बात की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के अंदर 78 में कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मांगी गई कोई भी सूचना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगता है अनुच्छेद 78 के तहत, तो उन सूचनाओं को प्रदान करे कौन? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार किस बात की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि
प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करे। किसको? राष्ट्रपति को उसे प्रदान करे। ये काम भी प्रधानमंत्री का है, जो 78 के तहत राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में ही आता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से 78 अनुच्छेद 78 के तहत जो भी सूचनाएं मांगेगा वो प्रधानमंत्री को देनी होंगी, वो सूचनाएं उपलब्ध करवानी होंगी। और ये जो जितनी भी हमने, चाहे वो न्यायाधीश से रिलेटेड हो कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निर्वाचन आयोग से संबंधित हो, चाहे वित्त आयोग से संबंधित हो, और चाहे प्रधानमंत्री से, और चाहे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति से या महान्यायवादी की नियुक्ति को लेकर के, और चाहे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित हो, ये सारी की सारी जो शक्तियाँ है ना, करेगा राष्ट्रपति की है। परंतु ये शक्तियाँ कैसी हैं? औपचारिक है, मतलब नाम मात्र की, अपनी इच्छा से नहीं करेगा, बल्कि इन सभी शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? ये सारे कार्य जो संपादित करेगा, जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं या कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य, चाहे वो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति से संबंधित हैं, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इनसे या राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं पर, ये सारी की सारी जो सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति है, ये सारी की सारी क्या करेगा? मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह से काम करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारे के सारे काम, क्योंकि ये इसके औपचारिक कार्य माने गए हैं, कार्यपालिका के औपचारिक कार्य हैं। और साथ ही साथ तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, और वो प्रधानमंत्री से सूचना भी ले सकता है अनुच्छेद 78 के तहत। तो ये तो थे हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित कार्य। अब बात आती है हमारा दूसरा, जो सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर जो दूसरा कार्य हमारे सामने निकल करके आता है, वो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। ये तो थी कार्यपालिका शक्तियाँ। अब अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ, दूसरी सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर दूसरी जो बात आती है, सामान्यकालीन शक्तियों में दूसरी जो शक्ति है उसकी वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कि वित्त के मामले में भी राष्ट्रपति किस प्रकार से पावरफुल है, क्या क्या काम करता है, वित्त के मामले में भी राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि देखो, वित्तीय शक्तियों के अंदर अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के समक्ष, संसद के सामने बजट का विवरण प्रस्तुत करवाता है या बजट रखवाता है। तो अनुच्छेद हमारे इसके अंदर वित्तीय शक्तियों के अंदर जो बात बताई गई है अनुच्छेद 112 के अंदर, तो ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। बजट वो होता है आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय का जो विवरण होता है, उसको हम बजट कहते हैं। और जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेगा कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष क्या करवाएगा? बजट का विवरण प्रस्तुत करवाएगा। और ये तो थी राष्ट्रपति के लिए 112 के अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। अब आती है अनुच्छेद 112 के बाद में 113 में क्या व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक संसद से किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 113 के अंदर बजट जो प्रस्तुत करवाएगा वो 112 में है राष्ट्रपति संसद के समक्ष। और अनुच्छेद 13 के अंदर जो धन की मांग की जाती है वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जब तक सिफारिश नहीं करेगा तब तक संसद से किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है, धन नहीं मांगा जा सकता है। और साथ ही में इसके बाद में आता है हमारा जो अगला अनुच्छेद 117 में, इसके अंदर भी ये भी वित्तीय शक्तियों से संबंधित ये अनुच्छेद है। 117 में क्या बात बताई गई है कि वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक, कोई वित्त विधेयक से संबंधित, वित्त से संबंधित कोई भी जो विधेयक है उससे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना, वित्त से संबंधित कोई विधेयक है उसके लिए हमारे को सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उसकी जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देगा, उसकी स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए इसमें यही बात निकल कर के आती है कि वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए हमारे को सबसे पहले किसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से देखो, राष्ट्रपति वित्त विधेयक के सदस्यों और नियंत्रक महालेखा, जो वित्त विधेयक के जो भी सदस्य होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे वित्त विधेयक से संबंधित सदस्य हैं और चाहे जो महालेखा परीक्षक से संबंधित जो सदस्य हैं, उन सब की कौन करता है? उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति वित्त विधेयक की सिफारिश के आधार पर ही, साथ ही में जब वित्त विधेयक है, राष्ट्रपति वित्त विधेयक की सिफारिश के आधार पर ही आय को केंद्र और राज्यों में बंटवाता है। जो आय होती है उसको केंद्र और राज्यों के अंदर, जो आय है उसको केंद्र को कितना मिलना चाहिए, राज्यों को कितना मिलना चाहिए, इसका बंटवारा भी कौन? राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही करता है। वित्त आयोग जो वित्त आयोग सिफारिशें करेगा, उसके आधार पर ही जो राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यों के अंदर वित्त का जो बंटवारा है वो करवाएगा। तो इसमें वित्तीय शक्तियों के अंदर अनुच्छेद 112 के अंतर्गत सर्वप्रथम आती है बात अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। देखो, वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किस बात का है? हमने अभी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट विवरण को प्रस्तुत करवाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या करता है? राष्ट्रपति संसद के समक्ष, राष्ट्रपति संसद के समक्ष, सामने संसद के समक्ष बजट विवरण, बजट विवरण से तात्पर्य ये है, बजट से, कि वार्षिक आय और व्यय, वार्षिक आय और व्यय, पूरी साल की आय और जो व्यय होती है उसको हम बजट कहते हैं आगामी वर्ष के लिए। तो आय व्यय बजट विवरण को प्रस्तुत करवाता है, बजट विवरण को प्रस्तुत करवाता है। कौन करवाता है? अभी राष्ट्रपति करवाता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 112 के अंदर इस बात की व्यवस्था की गई है। अब आता है अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 113 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद से किसी भी प्रकार की, संसद से किसी भी प्रकार की
संसद से किसी भी प्रकार की धन की मांग, किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती, कि संसद धन की मांग नहीं की जा सकती। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 113 के अंतर्गत राष्ट्रपति की, जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक संसद से किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है। यह है हमारे संविधान के वित्तीय शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति की अनुच्छेद 113 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत, यह भी वित्तीय शक्तियों में आता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति को क्या पावर दे रखे हैं कि 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक, कोई भी जो विधेयक है, वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना, राष्ट्रपति की कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना, पूर्व स्वीकृति के बिना, पूर्व स्वीकृति के, पूर्व स्वीकृति के, पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में, पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में, संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कि राष्ट्रपति की इसको, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसको? किसी भी वित्त विधेयक को। यदि वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक है, उसके लिए हमारे को सर्वप्रथम राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी, उसके बाद में वो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति वित्त विधेयक के सदस्यों, साथ ही साथ में राष्ट्रपति क्या करता है? वित्त विधेयक के जो सदस्य हैं, महालेखा जो परीक्षक है, उनकी भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, देखो साथ में एक इम्पोर्टेंट बात है, राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की, कौन से आयोग की? वित्त आयोग, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही, वित्त आयोग की सिफारिशों के, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही, आधार पर ही आधार पर ही आय, क्या? कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आय को केंद्र व राज्यों, केंद्र व राज्यों में बंटवाता है, राज्यों में बंटवाता है। तो केंद्र और राज्यों के अंदर जो आय को बंटवाने का कार्य है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए वित्त आयोग सिफारिश करेगा और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आय है उसको केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवाने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से हमने जो सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर हमने आज कार्यपालिका शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति को जो
कार्यपालिका शक्तियों में वो अधिकतर नियुक्तियां राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति और सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। फिर हमने वित्तीय शक्तियों के बारे में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 112 के अंदर राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट का जो विवरण प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 113 के अंदर राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद से किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती, 113 में है। और साथ ही में 117 के अंदर, अनुच्छेद 117 के वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक है उसके लिए हमारे को सर्वप्रथम राष्ट्रपति की स्वीकृति का लेना जरूरी है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही संसद में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और साथ ही में जो देश के अंदर आय है उसको केंद्र और राज्यों में जो बंटवाने का कार्य है वो भी वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने आज सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर जो कार्यपालिका शक्तियाँ और उसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा की, और कल हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जो सामान्यकालीन शक्तियों में जो शक्तियाँ थी उसकी जो बच गई थी हमारी, वो हैं एक तो है विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।